ओलंपिक गेम से जहां पर गोल्ड मेडल की रेस से भारतीय हॉकी टीम बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में जर्मनी ने 3-2 से भारत को हराकर सपना तोड़ दिया। अब स्पेन से भारतीय हॉकी टीम की टक्कर ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए 8 अगस्त को स्पेन से टक्कर होगी, यानी कल। आखिरी 6 मिनट में भारत तीसरा गोल किए जाने के चलते हार गया। हालांकि भारत ने आखिरी 6 मिनट से पहले जर्मनी को बराबरी पर रोका हुआ था और आखिरी 6 मिनट में हुए इस गोल ने भारत की सुनहरी उम्मीदों को धूमिल कर दिया। लेकिन मेडल की उम्मीदें अभी भी धूमिल नहीं हुई हैं। 1980 के बाद ये पहला मौका था भारत के लिए जब भारत सेमीफाइनल से आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन भारतीय टीम यहाँ जर्मनी के आगे जर्मनी की दीवार को तोड़ नहीं पाई। ओलंपिक में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की राह पर भारतीय हॉकी टीम का सपना मंगलवार देर रात टूट गया। विश्व चैंपियन जर्मनी ने 8 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम को हराकर फाइनल की रेस से बाहर कर दिया। बेहद रोमांचक दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हरा दिया। भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण में से आखिरी 1980 में मॉस्को में जीता था और पेरिस में उसके हाथ 44 साल बाद इतिहास रचने का मौका निकल गया। अब भारतीय टीम 8 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से भिड़ेगी, जबकि गोल्ड मेडल मैच जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। आखिरी 6 मिनट में भारत को ये हार झेलनी पड़ी। अपने अनुभवी डिफेंडर अमित रोहिदास के बिना भारतीय टीम उतरी और दबाव में कई गलतियां करती हुई दिखाई पड़ी, जिसका जर्मनी ने पूरा फायदा उठाया। मार्को मिल्टकाव ने 54वें मिनट में जो गोल किया वो जर्मनी को जीत की दहलीज पर ले गया। जैसे ही 60 मिनट के बाद फाइनल हुटर बजा, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर ही लेट गए। भारत के लिए 7वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और 36वें मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल किया, जबकि जर्मनी के लिए गोंजालो पियाट ने 18वें, क्रिस्टोफर रूर ने 27वें और मार्को मिल्टकाव ने 54वें मिनट में गोल दागा। मनोज जोशी जी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका सुबह सवेरे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई इन अहम जानकारियों का, जिसके बारे में आज के दौर में अगर बांग्लादेश के बुरे हालातों से बचकर कोई अपने को पॉजिटिव खबरों की तरफ ले जाना चाहता है तो ओलंपिक को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि दिलीप तिर्की हैं जो कि हॉकी फेडरेशन से हैं, उन्होंने कहा कि हमने मौके गंवाए और गलतियाँ की। क्या यही वजह थी या फिर भारत को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि 44 साल बाद टीम जहां पर पहुंची ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, बड़ा अचीवमेंट तो है, लेकिन ऐसे मौके पर आपके जो गलतियां आप करते हैं उनकी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यहाँ गलतियां बहुत आत्मघाती साबित होती हैं, महंगी साबित होती हैं। अगर आप देखें तो जर्मनप्रीत सिंह ने अकेले ही देखिए, अब एक पर पूरा हम हार का ठीकरा तो नहीं फोड़ सकते, गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन जर्मनप्रीत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि 3 मौके ऐसे थे जहां पेनल्टी कॉर्नर कंसीड उनकी वजह से हुआ। और स्ट्राइकिंग सर्कल में जाकर जब आप डी में जो है गलती करते हैं, आपके पांव कैरेट होता है, आप बचाव नहीं कर पाते। और रही सही कसर जो पेनल्टी स्ट्रोक उनको मिला वो उन्होंने गोल लाइन पर खड़े हुए, जब गेंद आपको हॉकी से रोकनी चाहिए थी, वहां गेंद उनकी हॉकी के बजाय उनके पैर से रुकी, जिससे पेनल्टी स्ट्रोक मिला जर्मनी को और जर्मनी ने गोल कर दिया। पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की अनफोर्स्ड एरर जो होते हैं, आप छोटी टीमों के खिलाफ तो आप रिकवर कर जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के खिलाफ यदि आप इस तरह की मूलभूत गलतियां करेंगे तो वो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वही कुछ हुआ जो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 54वें मिनट में वो एक ऐसा खराब लम्हा था भारतीय टीम के लिए। गोंजालो जो उनके सबसे खतरनाक फॉरवर्ड हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरवर्ड में माने जाते हैं, उनको आपने मार्क तक नहीं किया था और वो उन्होंने उसी का भरपूर फायदा उठाया, क्रॉस दिया और क्रॉस पर शानदार गेंद को गोल में सरका दिया गया उनके साथी खिलाड़ी मिल्ताओ मार्को द्वारा। तो इस तरह से मैं कहूंगा एक तो बड़ी मूलभूत गलती यही है, और दूसरा मार्क ना करने की, अनफोर्स्ड एरर करने की, और तीसरी जो रही सही कसर पूरी हुई हमारी वो थी रशर की कमी। जब हमारे यहाँ
जब उनको पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो हमारे पास कहने के लिए मनप्रीत थे, आपके रशर या अन्य, आप कह सकते हैं कि सुमित को आप कहते हैं कि वो एक रशर की भूमिका निभाते हैं या संजय निभाते हैं, लेकिन वहां रशर कोई दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन जब हमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो उनके जो रशर थे वो टूट पड़ते थे हमारे ड्रैग फ्लिकर के ऊपर। तो ये एक बहुत बुनियादी अंतर दोनों टीमों के बीच में साबित हुआ। मैं आपको ये बता देता हूं कि रशर होता क्या है, क्योंकि आम आदमी शायद नहीं जानता। क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर जब लिया जाता है तो अपोनेंट टीम जो होती है, जो बचाव करने वाली जो टीम होती है, उसमें एक या दो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए बिल्कुल ड्रैग फ्लिकर पर टूट पड़ते हैं। और वो खूबी जर्मनी में दिखाई दी और भारत को अमित रोहिदास जैसे रशर की कमी खली, जिन्हें रेड कार्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था पिछले मुकाबले में, पिछले से पिछले मुकाबले में। जी, रेड कार्ड के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था अमित रोहिदास को। लेकिन जर्मनी, जैसा आप भी लगातार इस बात को जिक्र करते रहे थे कल से ही, 3-3-3 की फॉर्मेशन में खेलता है जर्मनी। भारत की तकनीक में कोई समस्या है? जर्मनी ने 3-3-3 की फॉर्मेशन से भारत को बचने का कोई मौका नहीं दिया। देखिए, कहने के लिए जो है ना, कहते हैं हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। 3-3-3 की जो फॉर्मेशन होती है, जिसमें जो डिफेंडर होता है, डिफेंडर और मिडफील्ड के बीच में एक वो अटैकिंग जो है मिडफील्डर रखते हैं। इसी तरीके से जो 3 मिडफील्डर होते हैं, उसमें वो बाएं और दाएं तरफ से दोनों से आक्रमण करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये फुटबॉल वाली शैली से जर्मनी खेलता है। आप कितनी बार भी अगर आप इनकी हॉकी को देखेंगे, आप एक निश्चित राय पर नहीं पहुंच सकते कि ये किस फॉर्मेशन से खेल रहे हैं। कई बार 4 फॉरवर्ड होते हैं, कई बार 3 फॉरवर्ड, कई बार 2 फॉरवर्ड से खेलते हैं, और कई बार डिफेंस करने के लिए 5-5 डिफेंडर्स को, जो मिडफील्डर्स होते हैं, उनको डिफेंस में लगा देते हैं। मिडफील्ड उनका बहुत स्ट्रांग पक्ष है। हालांकि भारत की रणनीति में या भारत के खेल में कोई कमी नहीं थी। टेक्निकली बहुत साउंड थी हमारी टीम। फुलटन जो हमारे कोच हैं, उन्होंने जो कुछ ओवरहेड पासेस की शैली भारत को सिखाई थी, वो बहुत कारगर रही है। हमने 2 गोल किए भी हैं। आप देखिए, एक पेनल्टी कॉर्नर, और दूसरी दिक्कत बड़ी ये है कि हमने पेनल्टी कॉर्नर के या ड्रैग फ्लिकर के हमें 2 या 3 विकल्प तैयार करने चाहिए थे, जो हम नहीं कर पाए। हम पूरी तरह हरमनप्रीत पर निर्भर रहे, क्योंकि अपोनेंट रशर को पता है कि यहाँ पर ड्रैग फ्लिक जो है यही लेने वाले हैं, हरमनप्रीत लेने वाले हैं। वो उन पर निशाना साधते हुए टूट पड़ते हैं, और उनके जो शॉट थे, दंदनाते शॉट, वो भी मिस टाइम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पेनल्टी कॉर्नर पर कम से कम 2 या 3 खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए था। अमित रोहिदास हालांकि मौजूद नहीं थे, वो भी एक पेनल्टी कॉर्नर का एक ऑप्शन है, लेकिन जब वो खेले भी हैं तो उनको तब मौका मिला है पेनल्टी कॉर्नर पर हिट लेने का, जब हरमनप्रीत मैदान पर मौजूद नहीं होते। लेकिन बेहतर यह होगा जब अपोनेंट को यही नहीं पता होगा कि यहां ड्रैग फ्लिक कौन लेने वाला है, तो फिर उससे रशर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसकी तरफ दौड़ें, किसकी तरफ ना दौड़ें। तो वो एक हम थोड़ी सी टाइप्ड स्टीरियोटाइप जो शैली थी हमारी की, एक ही तरीके से हम शॉट्स लगा रहे थे। अब देखिए, वेरिएशन हमने आखिरी पेनल्टी कॉर्नर जो बाद वाला जो जिस पर गोल हुआ, उसमें हमने ट्राई किया था, और वो बाएं फ्लैग पर सुखजीत खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद को गोल में सरका भर दिया, वो बहुत ही शानदार गोल था। मुझे लगता है ऐसे प्रयास ज्यादा होने चाहिए थे। वो एक कमी भारत के लिए बहुत महंगी साबित हुई। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव, एक सिल्वर लाइनिंग ये देख पा रहा हूँ सर, कि कम से कम इस ओलंपिक में हॉकी टीम के सेमीफाइनल पहुंचने के बाद हॉकी को लेकर अगले कुछ दिनों तक एक ऐसी गंभीरता दिखेगी जिसे जमीन पर उतार लिया गया तो अगला ओलंपिक भारत के लिए